नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और आज सीएम धामी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात करेंगे और जिसमें यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। वहीं सीएम धामी आज पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ मीटिंग है, यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सूत्रों के अनुसार सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें यूसीसी को लेकर भी मंथन हो सकता है। फराह खान हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। फराह, आपसे जानना चाहेंगे किस किस के साथ मुलाकात प्रस्तावित है सीएम पुष्कर सिंह धामी की और मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है वो काफी अहम माना जाना है, क्योंकि कल जो देहरादून में अहम बैठक थी उसके बाद अचानक दिल्ली आए हैं और ये महीने की तीसरी जो है वो दिल्ली दौरा है। ये तीसरी मुलाकात होगी जो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार उनके दिल्ली दौरे हो रहे हैं। इससे पहले भी पीएम और गृह मंत्री से जो है यूसीसी को लेके मिले थे और आज भी ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आज जो है वो गृह मंत्री से मिलेंगे और पीएम से मिलेंगे और यूसीसी को लेकर मंथन होगा। वहीं अगर हम उत्तराखंड के कैबिनेट विस्तार और छटनी की बात करें तो उसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि एक महीने से कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि आज आला कमान से जो है वो मुलाकात होगी। यूसीसी एक बेहद अहम मुद्दा रहने वाला है और उसके साथ साथ जो कैबिनेट छटनी और विस्तार की बात कर रही हूँ वो अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है वो कई मंत्रियों से नाखुश है और उनका ये भी कहना है जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल सकता है और जो कई ऐसे मंत्री इनसे नाखुश है उनकी छटनी हो सकती है। तो इन सारी बातों पर जो है वो चर्चाएं की जाएंगी और जो है वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन जल्दी से आपसे ये भी अपडेट जानना चाहेंगे फराह कि कितने बजे मीटिंग होगी? जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जो है वो अपने दिल्ली आवास पर मौजूद हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक ये माना जा रहा है कि वो यहाँ उत्तराखंड सदन आएंगे और अभी जो मुलाकात का जो वक्त है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन आज जो है वो मुलाकात होनी है। वक्त जो है वो ले लिया गया है लेकिन अभी वक्त तय नहीं हुआ है। दोपहर तक ये माना जा रहा है कि अहम मुलाकात हो सकती है और जो मुद्दे बताए गए हैं यूसीसी सबसे अहम मुद्दा होने वाला है, क्योंकि यूसीसी को लेकर पहले भी मुलाकात हुई थी। अब पूरा जो अहम मंथन है वो होने वाला है। ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा यूसीसी लागू करने वाला अगर इस पर सहमति बन जाती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून में हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी ऑफिस में मोर्चे के अध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। इसके बाद दूसरे चरण में पार्टी के मीडिया प्रभारी के साथ बैठक होगी और इससे पहले बीएल संतोष संघ कार्यालय पहुंचकर संघ के प्रांत प्रचारक से मुलाकात भी की है। इस दौरान महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद रहे। भारती सकलानी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। भारती, बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस में मोर्चे के अध्यक्षों के साथ मीटिंग होने वाली है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज मीटिंग तय है और सोशल मीडिया प्रभारियों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं बीएल संतोष। इसके अलावा मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मीटिंग होगी। फिलहाल जो मीटिंग है वो सुबह से ही लगातार यहाँ पर चल भी रही है। आज सुबह संघ कार्यालय भी पहुंचे बीएल संतोष, लेकिन क्या कुछ इस मीटिंग में रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन का ये बीएल संतोष का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट, कई फैसले कर लिए गए, अगस्त के एजेंडे सेट किए गए हैं। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। इस वक्त मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। मनवीर जी, आज मोर्चों के अध्यक्षों के साथ मुलाकात है और क्या कुछ रहने वाला है? निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में और आज दूसरे दिन उनकी क्योंकि किसी भी उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है और पहले वो मोर्चों के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनके जो प्रभारी हैं प्रदेश के अंदर जो बनाए गए हैं उनकी बैठक लेने वाले। उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया के साथ वो बैठने वाले हैं। इसके बाद एक और टोली बैठक के साथ वो बैठने वाले हैं। निश्चित रूप से जो 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बनाई गई है, जो कल भी कुछ तय किए गए एजेंडे, अगस्त माह के कार्यक्रम और आगे के 6 माह के कार्यक्रम लगभग निर्धारित कर दिए गए हैं और इसी को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई टिप्स भी आप लोगों को दिए गए होंगे, लोकसभा चुनाव करीब है और उसके लिए बीजेपी ये मानकर चले हम कि पूरी तरह से
तैयार है? कल जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें फैसले लिए गए, राष्ट्रवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर बीजेपी हमेशा से फोकस रखती है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी BL संतोष जी के द्वारा जो हमारी पदाधिकारियों की बैठक जो कल हुई, उस बैठक में उनके द्वारा कहा गया कि क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हम जो हमारे पदाधिकारी उन सबका काम सेतु का काम करना है। हमें जनता को सरकार के पास और सरकार को जनता के पास लाने का काम हम सभी का है। इसलिए इस पे उन्होंने निर्देश दिए कि हम सबका किस प्रकार से जनता के कामों का हम समाधान कर सकते हैं, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमको लोगों को भी जाने का हमको लाभ मिलेगा। तो ये आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से अब आगे का एजेंडा बीजेपी यहाँ पर सेट कर रही है और आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। सोशल मीडिया किस तरीके से बीजेपी का काम करे आगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये बातचीत इस मीटिंग में आज तय होने वाली है। आप नजर बनाए रखिए, लगातार आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं रविवार को भी देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले लिए गए, जिसमें सांसदों को रात्रि प्रवास क्षेत्र में ही करना होगा, अटल चौपाल लगाई जाएगी, इसमें लोगों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी और इस बार हर घर तिरंगा अभियान के व्यापक स्तर पर मनाने का फैसला हुआ है। हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, इसमें हर तालाब सरोवर के पास उस इलाके के शहीदों विशिष्ट व्यक्ति का शिलापट भी बनाया जाएगा और बीजेपी के एजेंडे में मेरा देश मेरी माटी अभियान, जिसमें शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी की कलश यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ में इसका एक बागवान भी बनेगा। 9 से 15 अगस्त तक कर्तव्य पथ पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के, चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर से ये बड़ी खबर मिल रही है। पिंडारा बुग्याल में फंसे हैं 2 कर्मचारी। पिंडारी बुग्याल में एक कर्मचारी की मौत हो गई है और बुग्याल में फंसे एक कर्मचारी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मृतक कर्मचारी का शव भी लाया गया है। पशु चिकित्सा विभाग के दोनों कर्मचारी रेस्क्यू टीम ने हेली से एयरलिफ्ट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुष्मिता हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सुष्मिता, बड़ी खबर मिल रही है कि 2 कर्मचारी फंस गए हैं, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बता दें कि बागेश्वर के जो कपकोट के पिंडारी ग्लेशियर के पिंडारी बुग्याल में बीते दिनों ये कर्मचारी भेड़ जो प्रजनन केंद्र है उनके साथ बुग्याल पे गए थे भेड़ों के वैक्सीनेशन के लिए। तो उसी दौरान एक जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है अनिल कुमार, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद जो चरवाहे थे उन्होंने लोगों से कांटेक्ट किया। उसके बाद प्रशासन को पता चला कि वहाँ पे 2 कर्मचारी फंस गए हैं और उनमें से एक की तबीयत खराब है। तो तभी उसके बाद टीम अलर्ट मोड पे आई और उन्होंने टीम रेस्क्यू के लिए भेजी, जिसके बाद आज सुबह देहरादून से हेली के लिए बोला गया। उसके बाद फिर आज जो शव है उसको एयरलिफ्ट कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोशीमठ आपदा के बाद शहरों को ड्रेनेज सिस्टम देने की बात जरूर उठी, लेकिन ये अब फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। नैनीताल के भवाली और भीमताल के लिए प्लान तो सरकार को भेजा गया, लेकिन अभी तक ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के भीमताल और भवाली शहर के ड्रेनेज सिस्टम की फाइल सचिवालय में कैद होकर रह गई है। बिना प्लानिंग के निर्माण से इन शहरों पर खतरा बन गया है, तो जमीन में तेजी से जा रहा पानी भू कटाव का खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि दोनों शहरों के पानी निकासी और सीवर के लिए प्लान तैयार करके सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन अब तक ना तो इसके सर्वे के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, न ही कोई प्लान पर आगे काम बढ़ सका। और कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ना होने से पूरा देखते हैं कि भीमताल शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पानी भर जा रहा है। और आज अगर हम इसको अभी के समय में अगर हमने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत सही चीज़ साबित होगी।
ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से भीमताल के कई बाजारों में पानी भर जाता है। वहीं कई नालों में अतिक्रमण होने से भी शहर पर खतरा बना हुआ है। वहीं खराब ड्रेनेज सिस्टम से पार पाने के लिए प्लान सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। भीमताल और भवाली में ड्रेनेज प्लान का जो अभी वर्तमान में डीपीआर बनाया जाना है, उसके सर्वे और कंसल्टेंसी के लिए एक प्रपोजल अभी गवर्नमेंट को मूव करा गया है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है, ड्रेनेज प्लान के सुधारीकरण का जो विस्तृत सर्वेक्षण है उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बहरहाल पिछली बरसात में भीमताल शहर में ही कई मकान और दुकानें पानी में डूब गए थे। बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि अब जोशीमठ की आपदा के बाद शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और जोशीमठ नगर क्षेत्र में दरारों के बढ़ने के बाद उनको सीमेंट से भरा से ज्यादा मनोहर बाग वार्ड और सेंधार वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। यहां पैदल रास्ता धीरे टूट रही हैं। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में हम मौजूद हैं और आप देखिए, पिछले वर्ष जब यहाँ पे दरारें आई थी तो उसके बाद लोगों ने प्रशासन को कहा था कि यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन जनवरी महीने में दरार लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद मनोहर बाग वार्ड, इस पूरे इलाके को देखिए आप, जो यहाँ पे फटा पड़ा है, इस दौरान इसमें सीमेंट डाला गया था। लगभग फरवरी और मार्च महीने में इसको कवर करने की कोशिश की गई थी ताकि दरारें ज़्यादा चौड़ी ना हो और इसमें पानी का रिसाव ना हो। लेकिन मानसून की जिस तरीके से बरसात हो रही है, एक बार पुनः ये पूरा इलाका जो है वो फटने लगा है और अब ये सीमेंट धीरे धीरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब फटने के कगार पर है। और इस पूरे इलाके में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और प्रशासन चाहे लाख दावे करे कि दरारें कम हो रही हैं और अब नई दरारें नहीं हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को डरा रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे जो दरारें चौड़ी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़े अनहोनी को संकेत दे रही हैं। लोगों की पहले से ही डिमांड थी कि यहाँ पे सुरक्षा वॉल बनाई जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में जब मानसून की बारिश कम होगी उसके बाद 8 संस्थाओं की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद जोशीमठ के निचले तट में ड्रेनेज को सुधारने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नालों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मानसून की जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जोशीमठ में निरंतर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। और उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। देहरादून, मसूरी, हरिद्वार में बारिश की संभावना है और इसके साथ ही टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली के लिए भी अलर्ट जारी हो चुका है। वहीं बागेश्वर में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट दिया गया है, जिसमें देहरादून, मसूरी भी शामिल हैं। इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर ये वो जिले रहेंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। कल देर शाम देहरादून में झमाझम बारिश हुई है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला देखने को मिला। येलो अलर्ट के मद्देनजर और अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो सकती हैं, ऐसी एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लंबगढ़ और खचड़ा नाले के पास सड़क बंद है। भारी भूस्खलन के बाद सड़कें बंद हुई हैं। हालांकि हाईवे खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है, लेकिन बार बार पहाड़ी से मलबा आने से सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है। बरसात में बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों से प्रभावित और अव्यवस्थाओं से नाराज तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मास्टर प्लान के कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा काफी लापरवाही बरती जा रही है। मास्टर प्लान के कार्यों में लगे हुए ठेकेदार भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और जगह जगह खुदाई की जा रही है, जिससे बद्रीनाथ धाम में गंदगी फैली हुई नजर आ रही है।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का दोहन पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन से बुरांश को अब खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का जमकर दोहन हो रहा है, जिसके चलते हजारों लोग महीनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। लेकिन अब इनके महीनों तक ऊंचे इलाकों में रहने से बुरांश की प्रजाति को खतरा हो गया। एक स्टडी में दावा किया जा रहा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन करने वालों ने बड़ी मात्रा में बुरांश को नुकसान पहुंचाया और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सफेद बुरांश को हो रहा है। कीड़ा जड़ी कलेक्शन के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो अपनी आग सेकने के लिए या खाना बनाने के लिए जो हमारा जो सफ़ेद बुरांश का पौधा है उसका उपयोग करते हैं, उसको जलावन लकड़ी के रूप में या और उपयोग करते हैं उसका, तो वो धीरे धीरे वो पौधा समाप्त हो रहा है। सफेद बुरांश और कीड़ा जड़ी 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में ये इन दोनों की मौजूदगी पर्यावरण इंडेक्स को भी दर्शाती है। बीते 2 दशकों में कीड़ा जड़ी दोहन के दौरान हजारों सफेद बुरांश के पेड़ों को नुकसान पहुंचा, जिसका नतीजा ये रहा कि ऊंचे इलाकों का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। इससे वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। बुरांश की जो एरिया है वो बुरांश का कम हो रहा है, तो उसमें हमने एक टीम भी गठित किया है कि जो वहाँ पे जाके लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करेगी। जब कीड़ा जड़ी का था तो 2 बार टीम हमारी गई ऊपर, सबको बता दिया कि बुरांश काटना नहीं है, बट वहाँ के लोग काटते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों का इकोसिस्टम पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर सफेद बुरांश की प्रजाति यूं ही कम होती जाएगी तो तय है कि इसकी कीमत बड़ी आबादी को चुकानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पर सावन महीने में गंगोत्री धाम से गंगा जल भरने और शिवालयों में जलाभिषेक करने का अपना ही महत्व है, जिसके चलते श्रद्धालु बरसात के मौसम में भी गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में सावन महीने में गंगा जल के महत्व पर पुरोहितों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता बलबीर परमार ने। देखिए, गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है और श्रद्धालु देश और विदेश से, मतलब हमारे भारतवर्ष के विभिन्न स्टेटों से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के यात्री आके माँ गंगा जी का जल भर के, और गंगा जल का जो महत्व है, भगवान शंकर ने तो माँ गंगा को अपने माथे में ही शीश पे बैठा दिया था। राजधानी देहरादून में अब लड़कों को प्ले बॉय या सेक्स वर्कर बनाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, या फिर ये गिरोह बेरोजगार युवकों से ठगी कराने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में इन दिनों कई दीवारों और बिजली के खंभों पर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हर दिन सुबह 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हैं, जिसकी तफ्तीश की हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने और इन पोस्टरों पर लिखे नंबर से बातचीत की। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, इस मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2,000 रुपए, और फिर आपका जॉब सर सिलेक्शन, आपको पर डे 10 से 15,000 रुपए सर जॉब मिल जाता है। बातचीत में सामने से एक QR कोड भेजा गया और नौकरी से पहले 2,000 रुपए की डिमांड की गई, जिससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये पूरा धंधा साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ऐसे गिरोह नौजवान युवाओं को सुनहरे ख्वाब दिखाकर झांसे में ले रहे हैं। इस पूरी खबर में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने फोटो वगैरह मांगी थी मेरे से ना? हाँ, मैंने आपको डिटेल बताई दी थी। मैंने आपसे कहा था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, इस मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2,000 रुपए, और फिर आपका जॉब सर सिलेक्शन, आपको पर डे 10 से 15,000 रुपए सर जॉब मिल जाती है। तो सुना आपने, काम क्या करना है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना है कि लड़कियों को सर्विस देनी है, लेकिन ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आपका ऑफिस कहाँ पे, ऑफिस वगैरह आना है, क्या करना है? सर आपको शुरू में 2-4 दिन अपने मतलब घर से ही सर्विस अप डाउन करना पड़ेगा, और फिर हम आपको अपना 2-4 दिन बाद आपको इस पर अपने यहाँ पे बुलाएंगे, हम अपने सैलून। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बुलाते हैं। अच्छा, तो सैलून कहाँ पे है आपका? मैं कहाँ पे आऊँगा? की तरफ है।
घंटाघर की तरफ है सर। देहरादून में लगे इन पोस्टरों पर शायद पुलिस की नजर ना पड़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि अब पुलिस ऐसे ठगों पर कार्रवाई करेगी जिससे कि साइबर फ्रॉड कर युवाओं को चंगुल में फंसाने वालों से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड को मिला नया सीईओ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सईद सिराज उस्मान बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड के नए सीईओ। सुबह 11:30 बजे करेंगे पदभार ग्रहण। आईपीएस मुख्तार मोहसिन से हटाकर सिराज उस्मान को चार्ज दे दिया गया है। वक्फ बोर्ड में मुख्तार मोहसिन के काम से चल रही थी नाराजगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को एक नया सीईओ मिल गया है, ये बड़ी खबर। और 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नए सीईओ पदभार ग्रहण करेंगे। खबरें लगातार जारी, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।